हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 6 मार्च 2026 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 9 मार्च 2026 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो सवाल रिपीटेड थे और जो बहुत ही आसान थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कृति 35,000 रुपया की पूंजी से व्यवसाय शुरू करती है। 3 महीने बाद वैष्णवी शामिल होती है। 1 वर्ष बाद लाभ 7:6 के अनुपात में बांटा जाता है। वैष्णवी का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल में ये कृति का निवेश दे रखा है 35,000 और वैष्णवी का निवेश हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना रहता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। अगर देखें तो दो लोग हैं, कृति और वैष्णवी। कृति को के लिखेंगे, वैष्णवी को वी लिखेंगे। इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 7:6 है। 7:6 यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद अगर टाइम देखें तो यहाँ पर कृति जो है ये व्यवसाय को शुरू कर रही है और 1 वर्ष बाद प्रॉफिट को बांट रही है। इसका मतलब कृति पूरे वर्ष जो है इस व्यवसाय में रही है, तो कृति का टाइम आ गया 12 महीने। अब अगर वैष्णवी का देखें तो ये 3 महीने बाद जो है इस व्यवसाय में शामिल हो रही है। तो 12 महीने का बिजनेस चला है, इसमें 3 महीना आपको जो है माइनस कर देना है। तो वैष्णवी का टाइम आ जाएगा 9 महीने। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको अगर कटाएं तो 3 चौके 12 जाएगा, 3 तिया 9 जाएगा। 3 से इसको काट देंगे 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 7:4 दूना 8 आया। तो इस रेशियो में जो है इसका निवेश है। अब देखिए ये कृति का निवेश है 35,000। अगर यहाँ देखें तो कृति का रेशियो में 7 यूनिट है, तो ये 7 यूनिट का वैल्यू 35,000 होगा। कितना गुना है? 5,000 गुना। तो 8 यूनिट को भी आपको 5,000 गुना करना है, तो ये 40,000 रुपया निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि ये दे रखा है तो बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को आप देखते हैं तो इनमें क्या है, आधार बराबर है। आधार अगर बराबर रहता है तो पावर भी बराबर होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। तो इसका पावर है 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से a बराबर 2b आपको मिलेगा। ये हो गया। अब आगे अगर चलते हैं तो ये है √27। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 3√3 आएगा। 3√3 मतलब क्या, 3 की पावर 1 है और ये जो रूट के अंदर 3 है इसका मतलब हो गया 3 की पावर हाफ। तो कुल मिला के आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस हाफ। तो 3 की पावर 3/2 यहाँ से मिलेगा आपको। अब इसको जो है किन्हीं एक के बराबर कर दीजिए। तो हम लोग इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर ज़्यादा आसान है। तो इन दोनों को जब आप एक साथ तुलना करेंगे तो इसमें भी आपको आधार यहाँ पर 3 और यहाँ पर आधार 3 बराबर मिलेगा। तो पावर को भी बराबर कर देंगे। तो इसका पावर आपका a प्लस बी है और इसका पावर है 3/2। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 3/2 मिलेगा। वैल्यू निकालना है b का। तो यहाँ पर a का मान यहाँ से रख देंगे, तो ये 2b आएगा, b पहले से, तो कुल मिला के 3b बराबर 3/2 होगा। तो 3 को काट देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, इसमें इसके प्रसार में x का गुणांक कितना होगा। तो पहले आपको थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों को आप एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ से x² मिलेगा। ठीक है, लिखते हैं x²। उसके बाद 9x और यहाँ पर माइनस का 6x, तो कुल मिला के प्लस का 3x मिलेगा और लास्ट में 9×54 माइनस में मिलेगा। और इसको गुना करना है x + 5 से। तो आप देखिए कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x का गुणांक। तो यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब वाला आपको छोड़ देना है। इन दोनों को अगर आप गुना करते हैं तो x³ मिलेगा, नहीं लेंगे। x² को जब 5 से गुना करेंगे तो यहाँ x² मिलेगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसके बाद अगर 3x को इससे गुना करते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर वाला मिलेगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। लेकिन 3x गुना 5 जब करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 15x आपको मिलेगा। उसके बाद माइनस का 54 गुना x करेंगे तो यहाँ से माइनस का 54x आपको मिलेगा।
और लास्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो ये तो अचर पद होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि x वाला कितना हो जाएगा, 54 में 45 घटाएंगे तो 39 आएगा। लिखेंगे यहाँ पर माइनस में 39x, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में दी गई है। अब हमें निकालना है क्या, x का गुणांक। तो x के अलावा यहाँ पर क्या है, माइनस का 39 है, यही इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P का कोण समद्विभाजक क्यू आर को A पर काटता है। यदि पी क्यू 12, क्यू ए 4.2, ए आर 3.8 सेंटीमीटर है तो पी आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बना लेंगे। ये मान लीजिए आपका एक ट्राइंगल है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका नाम है पी क्यू आर। इसमें ये क्या कर रहा है कि ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें कोण P का कोण समद्विभाजक क्यू आर को A पर काटता है। तो यहाँ पर है कोण P, इसका अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, और ये क्यू आर को पॉइंट A पर मिलता है। इसमें पी क्यू 12 है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यू ए 4.2 है, ये आपका 4.2 है, ए आर 3.8 है, ए से आर तक ये 3.8 है, और पी आर का वैल्यू हमें निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर x है तो x का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब इस तरह से एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को काटती है तो आपको रेशियो देखना है। यहाँ पर रेशियो अगर देखें तो यहाँ पर पॉइंट हटा लीजिए, 2 से काट लेंगे 21 आएगा और 2 से 19 आएगा। तो ये सामने वाली भुजा को 21 अनुपात 19 के रेशियो में काट रहा है। तो जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये दोनों भुजाएं भी होती है। ठीक है, पी क्यू और पी आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 यूनिट का वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 19 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए निकाल लीजिए। 21 का 12 है तो 1 का निकालने के लिए आपको 12 को 21 से डिवाइड करना होगा। कुल मिलाकर हमें 19 चाहिए तो 19 से गुना कर देंगे। 3 से 7 बार में कट रहा है, 3 से 4 बार में कट रहा है। ठीक है, तो 19 चौके 76/7, तो यहाँ पर 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 नमा 63, 10.9 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सा, यहाँ पर से 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस का 1 करना है तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक बिक्री में 40% वस्तुएं 17% लाभ पर बेची जाती है। शेष वस्तुओं में से 25% को 22% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है। मान लीजिए कि सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो समग्र लाभ प्रतिशत कितना है। तो इस तरह के सवाल हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, फिर भी एक कर लेते हैं क्योंकि सवाल ये अच्छा है। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि ये वस्तुओं की संख्या मान लीजिए 100 यूनिट है, इसमें ये 40% वस्तु, तो 100 का 40% कितना होगा, 40। इतना यूनिट वस्तु जो है 17% के प्रॉफिट पर बेचा, तो यहाँ पर आपको 17% प्लस में देना है। इसके बाद शेष वस्तुओं में से 25%, देखिए 100 में से 40 आपने बेच दिया, बचा कितना, 60, तो 60 का 25% आपको आगे लिखना है। तो 60 का 25% कितना होगा, 15, तो 15 यूनिट आपने यहाँ पर बेचा और इस पर आपको 22% का प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पर देना है प्लस में 22%। और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर, शेष कितना बच गया, 100 में 40 प्लस 15 55 यहाँ आ गया, तो बचा शेष 45 यूनिट वस्तु को जो है 10% हानि पर बेचा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। तो रेशियो का आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से ये 8 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में जाएगा और 5 से यहाँ 9 बार में जाएगा। अब हमें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, तो गुना करके जोड़ लेंगे, 17 8 136% यहाँ पर हो गया और 22 दिया 66% आपका यहाँ से हो गया, और माइनस में 10 नंबर 90% यहाँ पर हो गया। इसको डिवाइड करना हमें टोटल क्वांटिटी 8 3 11 9 20 से, तो कितना हो जाएगा ये, अगर 136 में 90 घटाएं तो 46, और यहाँ पर आपका कितना है 66, तो 112% यहाँ पर प्लस में आएगा, और नीचे 20 है तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 56 और एक अंक के पहले पॉइंट लगे, यानी कि 5.6% आपका जो है प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 2 से यहाँ पर काट दीजिए, 56 आएगा, फिर 0 है तो इसके लिए यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना। आगे, पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है और पाइप सी 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप सी बंद कर दिया जाता है
टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 3 पाइप हैं, ए, बी और सी। ए 10 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है और सी जो है 15 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी टैंक का इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 से 6 बार में जाएगा, 12 से 5 बार में जाएगा और 15 से ये 4 बार में जाएगा। और ये खाली करने वाला है, तो आपको नेगेटिव यहाँ पर लगा के रखना ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। अब ये क्या कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो आप एक चीज़ देखिए कि तीनों के द्वारा 4 घंटे में कितना काम किया गया होगा। 6, 5, 11, 11 में से 4 ये खाली करेगा, यानी कि 7 यूनिट पर आवर यहाँ भरा जा रहा है। और 4 घंटा चला तो 7 चौके 28 यूनिट इन तीनों ने मिलकर पहले 4 घंटे में भर लिया है। तो 60 में 28 तो भरा गया, तो बचा कितना? 32 यूनिट। अब जो है पाइप सी को बंद कर दिया गया है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगा? अब जब पाइप सी को आप बंद कर रहे हैं तो भरेगा कौन? ए और बी, और दोनों भरने वाला है, तो 6, 5, 11 यूनिट से भरेगा। तो 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना टाइम मिलेगा यहाँ पर? 11 दूना 22 जाएगा, इधर 10/11, तो 2 घंटा यहाँ पर और 10/11 मिला है। शुरू में 4 घंटा पहले तीनों मिलकर चला, तो 4 घंटा यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 घंटा 10/11। ऑप्शन नंबर सी में है ये इसका करेक्ट आंसर। आगे, किसी बेलनाकार टंकी का आयतन 55,440 सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पाई का वैल्यू लेना हमें 22/7। अब जानते हैं इसमें क्या है? 11 है, तो 11 का मल्टीपल जरूर इसका आंसर होगा। चेक कर लीजिए एक बार। ये 9, 5, 14, 5, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये इधर 14, 4, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 9, 5, 14 में से 2 घटा, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, ये 11 का मल्टीपल होगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको डिटेल में निकालना है तो ये आयतन दिया गया है, आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, वहाँ से एच निकाल लीजिए और रेडियस दे ही रखा है। ठीक है, तो आप आयतन अगर लिखते हैं तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7 इंटू आर दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 55,440 कर देंगे। यहाँ से एच का वैल्यू निकल जाएगा। कि टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है बेलन का वो क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। तो इसमें आर और एच का वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे, एक ग्राहक 50,000 रुपया के अंकित मूल्य वाला लैपटॉप खरीदता है। स्टोर्ड लैपटॉप पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा एक फेस्टिव ऑफर के अंतर्गत पहले से ही छूट प्राप्त मूल्य पर अतिरिक्त 12% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है और उसे अंतिम मूल्य पर 5% का अतिरिक्त कैशबैक प्राप्त होता है, तो ग्राहक द्वारा प्रभावी रूप से भुगतान की गई राशि कितनी होगी? ठीक है, सिंपल सवाल है और यहाँ पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। आपको फाइनल वैल्यू निकालना है। देखेंगे इनिशियल वैल्यू क्या है? 50,000। 50,000 पर आपने पहला डिस्काउंट लिया 10% का। 10% मतलब 1/10। 10 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा, वैल्यू बचेगा 9/10। इसके बाद अगला डिस्काउंट है 12%, इसका फ्रैक्शन 3/25, यानी 25 पर 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, वैल्यू बनेगा 22/25। इसके बाद लास्ट डिस्काउंट है 5% का, इसका फ्रैक्शन 1/20, यानी यहाँ वैल्यू होगा 19/20। कैलकुलेट अगर करें तो ये 25 दूना 50, ये पूरी तरह से कट जाएगा। 9 यहाँ पर बच जाएगा। 9 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, 6, 2, 8, 3, 11, 7, 18 ये है। 6, 5, 11, 7, 18, 3, 21 ये नहीं है। 9, 4, 3, 7, 7, 14 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 4, 3, 7, 3, 10, 7, 17 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसके बाद 9 मार्च 2025 के दूसरे शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। किसी परिवार की मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है। उनके भोजन पर मासिक व्यय में 10% और किराए पर 20% की वृद्धि होती है। यदि भोजन पर प्रारंभिक मासिक व्यय 12,000 रुपया और किराया 8,000 रुपया था तथा उनका प्रारंभिक मासिक बचत 15,000 रुपया था, तो उनकी नई मासिक बचत कितनी होगी? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर दिया गया। ठीक है, देखिए ये क्या दिया हमारे पास। अगर हम लोग देखें तो ये कह रहा है कि भोजन पर प्रारंभिक व्यय 12,000 और किराया 8,000 था, यानी यहाँ पर 2 तरह का व्यय है। अगर व्यय यानी एक्सपेंस की बात करें तो 2 तरह का एक्सपेंस है। एक आपका हो गया
भोजन पर जो कि है 12,000 रुपया, और दूसरा है किराया पर जो कि है 8,000 रुपया। ये इसका खर्च हो गया। और ये मासिक बचत इसका प्रारंभिक दिया है 15,000, तो यहाँ पर सेविंग ये कितना करता है, 15,000 रुपया सेविंग करता है। अब जानते हैं आपकी खर्च और सेविंग को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसका टोटल इनकम। कितना हो जाएगा, 12 8 20,000, 15,000 यहाँ पर बचत, तो कुल मिला के इसका इनकम 35,000 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर कर लेना है। अब देखिए परिवर्तन क्या हुआ है। ये कह रहा है कि मासिक आय में 15% का वृद्धि होता है। आय कितना है, 35,000। अगर आप इसका 15% बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ेगा, 35,000 का 10% 3500, 5% 1750, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 35 5250। तो 5250 रुपया इसका इनकम बढ़ गया। अब अगर इधर खर्च की बात करें तो इसमें यह कह रहा है कि भोजन पर जो खर्च है उसमें 10% का वृद्धि है। तो भोजन पर आप खर्च कर रहे हैं 12,000, इसका 10% यानी 1200 का यहाँ पर वृद्धि होगा। और किराए पर 20% का वृद्धि होता है। किराए पर खर्च कर रहे थे आप 8,000, 20% बढ़ जाएगा तो 8 दूना 1,600 रुपया यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। अब आपको बचत में क्या परिवर्तन हुआ वो निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इनकम इसका बढ़ा है 5250, और खर्च इसका बढ़ा है कितना, 1200 प्लस 1600 2800 रुपया। तो इनकम में से खर्च अगर माइनस कर देंगे तो हमें बचत मिल जाएगा। तो 5250 में 2800 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2450। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बचत है वो 2450 रुपया बढ़ गया है। पहले 15,000 था, 2450 बढ़ गया, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 17,450। तो 17,450 इसका नया बचत है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। नवीना की मासिक आय 84,000 रुपया है। ठीक है, वह अपनी आय का 25% मकान के किराए पर, 20% किराने के सामान पर, 15% अन्य घरेलू खर्चों पर व्यय करती है और शेष राशि की बचत करती है। उसके द्वारा प्रत्येक माह कितनी राशि की बचत की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ जो खर्च है वो रिमेनिंग पर नहीं है। यहाँ डायरेक्ट दे रखा है कि 15% मकान पर, 20% किराने पर और 15% घरेलू खर्च पर व्यय करती है। तो टोटल कितना परसेंट खर्च हो गया, 25 प्लस 15 40 प्लस 20 60% खर्च हो गया। तो बचा कितना, 40%। यही इसका बचत होगा। और टोटल आय इसका है 84,000, तो 40% आप निकाल दीजिए 84,000 का, यही इसका आंसर होगा। तो जीरो तो कट जाएगा यहाँ पर परसेंटेज के लिए, 84 गुना 4 करना है। ठीक है, तो 320 प्लस 16 336, उस पर 2 जीरो आपको लगा देना है। तो 33,600 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, 84 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए छोटा नंबर है, आप यहाँ पर 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 2 दूना 4 गुना 21, तो 21 को 3 गुना 7 लिखेंगे, तो कुल मिला के आपके पास ये इनके प्राइम फैक्टर हैं। इसमें इसका योगफल पूछ रहा, तो योगफल निकाल लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जो रिपीट हुए हैं उसको एक ही बार काउंट करना। तो 2 यहाँ पर आ गया, प्लस 3 यहाँ पर आ गया और 7 यहाँ पर आ गया, तो 7 3 10 2 12 जो है इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 350 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि ये जो ट्रेन है ये आदमी को क्रॉस कर रही है, तो इस ट्रेन का स्पीड आप निकाल लीजिए। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई जो कि 200 मीटर है। तो 200 मीटर डिस्टेंस को पार करने में इसको 10 सेकंड लगता है। तो 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा। तो जीरो काट दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन का स्पीड। लेकिन दूसरी ट्रेन की स्पीड यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसे क्या करिए, आप इसे 18/5 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो ये 4 बार में कटेगा, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन का स्पीड निकल कर आएगा। अब क्या है, अब ये दूसरी ट्रेन को पार करेगी जो विपरीत दिशा में आ रही है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब दो ट्रेन
एक दूसरे को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी जो है कवर करती है। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई 200 मीटर है, इसकी 350 है, तो कुल मिला के 2 3 550 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। और स्पीड क्या होगा, जब विपरीत दिशा में दो ट्रेन जाती है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड है दोनों के स्पीड का योगफल होता है। तो इसका स्पीड 60 है, इसका 72 निकला, तो 60 + 72 कितना होगा, 7 6 13 यानी 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यूनिट आप देख रहे हैं यहाँ पर मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे। 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के ये आपका टाइम निकल कर आएगा। तो 5 से इसको काट देंगे 110, ठीक है। 11 से ये कट जाएगा 12 बार में, और ये 10 बार में कटा, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2 से ये 5 बार में, तो कुल मिला के 5 तिया 15 सेकेंड का जो है टाइम निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, किसी संख्या के 1/3 में 55 जोड़ने पर 83 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे किया है हमें बस इसका उल्टा करना है, ठीक है। तो पहले 1/3 किया, बाद में जो है 55 जोड़ा, तो आपको जब रिवर्स करना है तो लास्ट से शुरू करते हुए, तो क्या प्राप्त हुआ इसको 83, और लास्ट में इन्होंने 55 जोड़ा था, तो आप क्या करिए पहले 55 माइनस कर दीजिए। जब माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 28। फिर ये क्या किया था 1/3, तो 1/3 किया तो आप उसका उल्टा करेंगे यानी कि 3 से गुना करेंगे, तो 28 तिया 84 जो है वो संख्या है। पूछ रहा है इनके अंकों का योगफल, तो 8 4 12 इनके अंकों का योगफल होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे, त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है तथा tan R 1/3 है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे इस तरह से। इसका नाम दे रखा है PQR, जिसमें कोण Q जो है वो 90 डिग्री का है, तो इस तरह से जाएगा PQR, ठीक है। कोण Q आपका 90 डिग्री का होगा। अब आपको यहाँ पर एक बात सोचना है कि अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो बाकी बचे दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के पूरक होगा, ये बात हम यहाँ कह सकते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पर लगाना है ताकि आपका सवाल आसान हो जाए। यहाँ सेक है, नीचे कौशिक है, और यहाँ कोण P है, यहाँ R है, यानी ये दोनों कोण है। तो किन्हीं एक को आप पूरक में बदल लीजिए। कौशिक को अगर आप बदलते हैं तो ये आएगा सेक P, ऊपर भी सेक P, यानी ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ R में वैल्यू दे रखा है, तो साइन P को आप बदल दीजिए पूरक में, तो ये हो जाएगा कॉस R, और यहाँ पर कॉस P को बदल देंगे, ये हो जाएगा साइन R, ठीक है। अब लिखिए इसको क्लियरली, यहाँ तो 1 है, ये तो कट ही गया, यहाँ पर बचा 3 cos R, यहाँ पर cos R माइनस करना, तो कुल मिला के 2 cos R बचेगा, और नीचे 4 sin R है, इसमें sin R माइनस करना, तो यहाँ पर 3 sin R बचेगा। तो 1 + 2/3 अलग कर लीजिए, और यहाँ पर cos बटा sin क्या होता है, cot होता है, यानी कि tan का उल्टा, तो ये 1/3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 3 कट जाएगा, तो कुल मिला के 2 + 1 3 जो है इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, 4 सेंटीमीटर कोर वाले 6 घन एक दूसरे के आसन्न रखे हैं, इस प्रकार बने घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आप समझ गए होंगे सवाल को पढ़ने के साथ ही कि 6 घन को जो है एक दूसरे को सटा करके रखा गया है। अगर आप समझना चाहते तो इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। 6 घन, एक घन आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा ये हो जाएगा। ये हमने सामने वाला फलक आपको दिखाया। जब इस तरह से 6 घन को सटा करके रखेंगे तो इस तरह का घनाभ आपको दिखेगा। इसमें क्या है कि इसका लेंथ केवल बढ़ जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा, एक घन का जो लेंथ है कोर का वो 4 है, तो इस तरह का 6 है, तो 4 × 6 24 सेंटीमीटर जो है इसका लेंथ हो जाएगा घनाभ का। बाकी B और H में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये पहले से 4 था, ठीक है, और अब भी 4 ही रहेगा। तो हमें चाहिए क्या, आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। L आपका ये है 24, BH है 4 4, तो 4 × 4 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो इकाई अंक यहाँ पर 4 आने वाला है, 2 में है, लेकिन ये बहुत छोटा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बचा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 16 × 4 = 64
और 32×6 = 38, 384 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन आएगा। आगे इसको सरल करना है, ठीक है। देखिए इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू जो रूट के अंदर है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर है, और नीचे वाला भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। तो आपको यहाँ पर लिखना है ऊपर वाला को रूट अंडर क्या, ये a क्या होगा आपका, यहाँ देखिए 16a⁴, इसको आप लिखेंगे 4x² का होल स्क्वायर। उसी तरह आपका यहाँ 81y⁴ है तो इसको लिखेंगे 9y² का होल स्क्वायर। यानी a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया, तो लिखेंगे 4x² माइनस 9y² का होल स्क्वायर। और नीचे भी इसी तरह से a आपका हो जाएगा 2x और b हो जाएगा आपका 3y, इसका होल स्क्वायर है, और ये वैल्यू भी रूट के अंदर है। आगे दिया है माइनस के साथ 2x माइनस 3y, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए अब देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर है और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगा, यानी कि 4x² माइनस 9y² बाहर होगा। 4x² को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, और 9y² को लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, और नीचे वाला b स्क्वायर में है तो इसका भी एक वैल्यू बाहर आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3y। तो ये चीज़ आपको मिला है, और ये तो है ही, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। ये देखिए अगर ये a है ये b है तो ये a² माइनस b² बन गया, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी देखिए नीचे भी है तो कट जाएगा, कुल मिला के इसका वैल्यू a प्लस बी रहेगा जो कि है 2x प्लस 3y। और यहाँ पर माइनस में ये दिया गया है तो इसको जब आप लिखेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 3y होगा, तो 2x कट ही जाएगा, 3y प्लस 3y 6y आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे किसी 24 भुजाओं वाले समबाहुभुज के 8 बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए किसी भी समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, उसके लिए करना है कि 360 डिग्री ये जो है बाह्य कोणों के योगफल होते हैं, ठीक है। और टोटल 24 भुजा है तो 24 से इसको डिवाइड करना है, ये आ जाएगा एक बाह्य कोण का माप। इस तरह का 8 कोण का निकालना है तो 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 से 3 बार में 3 से ये कट जाएगा आपका ये 120 बार में, तो 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 7 काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ए शेष कार्य पूरा करता है, कुल समय ज्ञात कीजिए। आसान है, दोनों का इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए 12 दिन लेता है, बी 8 दिन, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। 12 दूना 24, 8 तिया 24। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि बी जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो आप क्या करिए बी को काम से बाहर कर दीजिए। बी के द्वारा 2 दिन में कितना काम होगा, बी का एफिशिएंसी 3 है तो 2 गुना 3 यानी कि 6 यूनिट काम बी के द्वारा किया गया होगा। अगर बी को आप काम से बाहर कर रहे हैं तो इसके काम को भी हटाना होगा, तो 24 में 6 काम हटा दीजिए तो बचेगा कितना 18। तो ये 18 यूनिट काम कौन किया है, केवल ए किया है। ए का एफिशिएंसी 2 है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 दिन आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे यदि 6 मशीनें 8 घंटे में 120 वस्तुएं बनाती है तो 9 मशीनें 4 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगी। आसान सवाल है, फॉर्मूला पर आधारित। यहाँ पर फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, m1 d1 t1 बटा w1। उसी तरह दूसरा कंडीशन का भी, तो यहाँ पर m1 मतलब पहला कंडीशन में मेन पावर या फिर मशीन क्या है, 6 मशीन है, टाइम ले रहे हैं 8 घंटे का, और आउटपुट क्या है 120 वस्तुएं यहाँ बनाती है तो ये इसका वर्क हो जाएगा 120। सेम इसी तरह दूसरा कंडीशन का 9 मशीन है, 4 घंटे का टाइम लेती है तो कितनी यहाँ वस्तुएं बनाएगी, मान लीजिए x, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। कटा देंगे 4 से 2 बार में, 6 दूना 12 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ क्या आएगा 10 9 90, तो 90 वस्तुएं बनाएगी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे इसके बाद 9 मार्च 2026 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं। यदि ये दिया गया है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ऊपर में सेम चीज़ है, प्लस है, यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। अब जानते हैं ए बट्टा बी में अगर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो एक बार ए प्लस बी करना होता है ऊपर और नीचे ए माइनस बी करना होता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ करना है। एक बार दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, 2 साइन बचेगा, तो यहाँ पर केवल आपको साइन थीटा लिखना है क्योंकि 2 भी बाद में कट जाता है। और नीचे
एक बार आपको ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करना है, तो यहाँ पर कॉस थीटा बनेगा बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 11 + 1 एक बार आपको करना 12 होगा, एक बार 11 में 1 घटाएंगे तो 10 होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साइन बटा कॉस होता है 10। तो टेन थीटा बराबर कितना, 2 छाके 2 पंचे, यानी कि 6/5 यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकल कर आएगा। अब यही वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये कैलकुलेट करना हमें 25 टेन स्क्वायर थीटा, तो 25 इंटू टेन स्क्वायर का मान कितना होगा, 10 का मान 6/5 स्क्वायर में 36/25 होगा, माइनस का 3 है। नीचे 36 कॉट स्क्वायर, 10 का वैल्यू 6/5 है, तो कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/6 होगा, इसका स्क्वायर रखना है तो 25/36 आएगा, और प्लस का 2 है, प्लस का 2 देंगे, और लास्ट में माइनस का 1 है, यहाँ पर देखिए ये आपको नहीं छोड़ना है, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो कुल मिला के 36 - 3 कितना आ जाएगा, 33, ठीक है। और नीचे 25 + 2 27 और माइनस का 1, 3 से 9 बार में, 3 से 11 बार में, 11 में 9 घटाएंगे 2/9 इस सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग p है और उसका विकर्ण q है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ देखें तो तीनों का योगफल दे रखा है p, तो हम लोग लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर p, और उसका विकर्ण दे रखा है q। अब जानते हैं घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + b² + h², जो कि दे रखा है q, तो ये q के बराबर होगा। यहाँ से L² + b² + h² बराबर क्या होगा, रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, यानी कि q का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। तो घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 2 × LB + BH + HL, ये होगा। और ये निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सोचना है a + b + c का होल स्क्वायर। उसमें ये दोनों डेटा आपके पास है, इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर p है तो p का स्क्वायर करेंगे, और उसमें ये वैल्यू यानी कि a² + b² + c² माइनस करेंगे, तो q² आपको यहाँ माइनस करना है। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो इस सवाल को जल्दी से बनाने के लिए आपको फॉर्मूला दिमाग में छपा रहना चाहिए। आगे, एक कार x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करती है और x + 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आंसर इस तरह से दशमलव में जो है पूर्णांकित करके आपको देना है। देखिए, इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो बिल्कुल ही आसान है। आप जानते हैं कि ये 120 किलोमीटर यात्रा करके गया है और उतना ही यात्रा करके फिर से वो वापस आया, यानी डिस्टेंस जो है इक्वल है। डिस्टेंस अगर इक्वल रहता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 2xy / x + y, जिसमें x जो है जाने का स्पीड होता है और y जो है वो आने का स्पीड होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ करना है। जाने का स्पीड x है तो लिखेंगे 2x, ठीक है, 2 × x इंटू आने का स्पीड है x + 20, तो यहाँ पर x + 20, और नीचे इन्हीं दोनों को जोड़ करके तो ये जोड़ेंगे तो x + x + 20 यानी कि 2x + 20 होगा। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिलेगा, लेकिन ये सवाल में एवरेज स्पीड जो एक्चुअल में है वो दे रखा है 60, तो यहाँ पर 60 के इक्वल करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करके आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो कटने वाला है कटा देंगे, पहले 2 से ये कट रहा है 30 बार में काट देंगे, ये गुना कर लीजिए, ये बन जाएगा x² प्लस का 20x, और यहाँ पर 2x × 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 60x, और 20 दिया 60 यानी कि ये बन जाएगा प्लस का 600। एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ पर x², ये जब आप इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 में 60 घटेगा तो माइनस का 40x बनेगा, और 600 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस का 600 बराबर 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू हमें निकालना है, और x का वैल्यू आएगा डेसिमल में, तो कहने का मतलब इसका फैक्टर हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, तो x निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b, तो b आप देख रहे हैं माइनस का 40 है तो कुल मिला के प्लस में 40 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस √b² - 4ac, तो b है माइनस का 40, इसका स्क्वायर 1600 हो जाएगा,
और माइनस का 4AC, सी है माइनस का 600, 4 गुना 600 करेंगे 2400 हुआ माइनस में, और फॉर्मूला भी माइनस होता, कुल मिला के प्लस में 2400 हो जाएगा। और नीचे 2A, 2A का मान 1 है तो 1 छोड़ दीजिए, केवल 2 लिखिए। इसको प्लस का 40 और प्लस माइनस ये कितना होगा 4000, 4000 का हमें स्क्वायर रूट करना है, तो 400 गुना 10, 400 का 20 आ जाएगा, 10 जो है रूट के अंदर रह जाएगा। और नीचे 2 है, 2 से आप यहाँ पर काट देंगे, ये 10 बार में कटेगा, ये 20 बार में। और रूट 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1024, 32 का स्क्वायर होता तो उससे कम होगा, यानी कि 3.1 होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें 20 मिला, और प्लस के बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा 31, ठीक है। तो जोड़ने समय 51 पॉइंट कुछ मिलेगा, तो 51.6 यहाँ पर दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, यदि ए का मान ये है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ये 100 बाहर में है और रूट के अंदर ये वैल्यू है, इसमें अगर आप स्क्वायर लगा देंगे तो आपको दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये क्या है, ये 1 प्लस 3a का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये रूट के अंदर है तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 3a बाहर आएगा, और माइनस का 4a पहले से, तो माइनस का 4a यहाँ पर लगा देंगे। और बाहर जो है 100 से गुना किया गया है, तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का a बचेगा, तो 100 गुना 1 कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 गुना a करेंगे तो माइनस का 100a होगा, तो 100 ले लेंगे, a का वैल्यू आपको यहाँ से लेना है जो कि है 0.1125, तो 100 माइनस इसको गुना करेंगे तो 11.25 होगा, घटाने के बाद यहाँ से 88.75 आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, दो संख्याएं 4 9 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 26 है तो उनके बीच का माध्य अनुपाती कितना होगा, ठीक है। देखिए रेशियो दे रखा है संख्याओं का, अगर आप रेशियो में माध्य अनुपाती निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 गुना 9, यानी कि 4 9 36 का वर्गमूल 6 आएगा। तो जो भी इसका माध्य अनुपाती होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है 6 का मल्टीपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो आप देख लीजिए दोनों को जोड़ के 13 हो रहा है, जबकि योगफल 26 है तो 13 का कितना गुना है, 2 गुना, तो माध्य अनुपाती को भी 2 गुना कर दीजिए तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 94 और 68 दोनों से विभाज्य नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर कह रहा है कि विभाज्य नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा, तो 94 है 47 गुना 2, 68 है 17 गुना 4, यानी वो संख्या 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 17 का भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। चेक कर लेंगे ऑप्शन, ये 4 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन आपको ये 17 भी देखना है कि ये 17 से भी डिविजिबल होना चाहिए, जो नहीं होगा वो इसका आंसर होगा। तो चेक करिए, 17 1 का 17, 149 हुआ, 17 8 136 जाएगा, 13 बचा, ये 17 का मल्टीपल है। 85 10 108, 17 6 के 17 चौके, ये भी 17 का मल्टीपल है। 17 3 51, 12 बचा, 129 हुआ, 17 7 119, फिर 102 होगा, 17 7 17 6 के 102, ये भी 17 का मल्टीपल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बचा, ये 17 का मल्टीपल नहीं, इसका मतलब 64 का भी मल्टीपल नहीं होगा, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे, 30 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक 30 के साथ सहअभाज्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 30 जो है छोटा नंबर है, आप चाहे तो 1 से 30 तक ऐसा नंबर खोज सकते हैं जो 30 के साथ को प्राइम का पेयर बना रहा है, फिर आंसर आप लगा सकते हैं। लेकिन जब बड़ा नंबर रहेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको यूलर फॉर्मूला लगाना है। तो यूलर फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले ये 30 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2 गुना 15, तो 15 को आप कर दीजिए 3 गुना 5, तो ये आ गया आपका अभाज्य गुणनखंड। आगे ये 30 है तो 30 गुना ये 2 है ना, तो 2 से 1 कम, यानी कि 1/2 आपको कर देना है। उसके बाद ये 3 है तो 3 से 1 कम, 2 ऊपर रखना है, 3 नीचे, फिर यहाँ 5 है तो 5 से 1 कम, यानी कि 4/5 यहाँ पर आपको करना है। तो ये 2 3 6 5 30, ये हमेशा इसके बराबर का वैल्यू आता है, तो ये कट ही जाएगा, तो 4 दूना
8 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। 3 इनलेट पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले पाइप ए को अकेले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर पाइप बी को खोला जाता है तथा ए और बी दोनों को अगले 2 घंटे तक एक साथ चालू रखा जाता है। इसके बाद पाइप सी को भी खोला जाता है तथा तीनों पाइपों को एक साथ तब तक चालू रखा जाता है जब तक कि टैंक भर न जाए। शुरुआत से टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? सवाल बिल्कुल आसान है लेकिन लैंग्वेज काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तीनों का इफिशिएंसी निकाल लेना है। 3 पाइप है ए, बी, सी। ए भरता 8 घंटे में, बी 12 घंटे में और सी 24 घंटे में। तो टैंक का कैपेसिटी इन तीनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 24 एका 24। ये तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब हम लोग देखें तो ए को अकेले 1 घंटे के लिए खोला जाता, तो ए के द्वारा 1 घंटा में कितना काम होगा? ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 एका 3 यूनिट काम ए के द्वारा किया गया। ठीक है, ये ए के द्वारा। इसके बाद बी को भी खोला जाता है। ए और बी दोनों 2 घंटे तक आगे काम करते हैं, तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? ए का 3 है, बी का 2 है, तो 3 2 5। 5 यूनिट के हिसाब से यहाँ पर 2 घंटा काम करेगा तो 10 यूनिट काम होगा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ है, इसके बाद जो है पाइप सी को भी खोल दिया जाता है और तीनों एक साथ तब तक चालू रखा जाता है कि टैंक भर न जाए। तो देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि ये ए के द्वारा और ये ए प्लस बी के द्वारा कितना काम किया गया? 3 यहाँ पर, 5 दूना 10 यहाँ पर, तो कुल मिला के 13 यूनिट काम हो गया। तो 24 में 13 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया इन दोनों ने, तो बचा कितना? घटाने के बाद 11 यूनिट काम बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ कि सी को भी खोल दिया गया है, तीनों साथ में चल रहा है, तो तीनों जब साथ में चलेगा तो 3 2 5 6 यूनिट भराएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का टाइम आपको मिल जाएगा। तो 6 का 6 जाएगा, 5/6 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल टाइम कितना हुआ। यहाँ पर आपका 1 घंटा, यहाँ पर आपका 2 घंटा, 2 1 3 घंटा और 1 घंटा यहाँ पर 4 घंटा, 5/6 आवर। तो 4 घंटा तो रहेगा ही, 5/6 को अगर मिनट में आप बदलते हैं तो 50 मिनट आएगा। तो 4 घंटा 50 मिनट ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को घरेलू खर्च के लिए देता है। वह शेष राशि का 20% अपने 2 पुत्रों और 1 पुत्री में प्रत्येक को देता है। वह शेष राशि का 1/3 कपड़ों पर खर्च करता है और शेष 14,400 रुपया बैंक में जमा करता है। उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ जो ये खर्च कर रहा है वो रिमेनिंग पर कर रहा है, तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छा होगा कि रेशियो मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला अगर देखें तो ये 40% अपने वाइफ को देता है। 40% का फ्रैक्शन 2/5। कहने का मतलब अगर इसके पास 5 यूनिट धन है तो 2 अपने पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना? 3। आपको यहाँ पर लिखना है टोटल और बचत का रेशियो। ठीक है, इसी तरह आगे भी करना है। देखिए आगे जो है ये 20% अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री प्रत्येक को देता है। अगर 20% प्रत्येक को देगा तो टोटल यहाँ पर 2 पुत्र 1 पुत्री यानी कि 3 लोग हो गए, तो 20 या 60% यहाँ पर जाएगा। इसका फ्रैक्शन होता है 3/5, यानी 5 अगर इसके पास है तो 3 दे दिया अपने पुत्र और पुत्रियों को, बचा कितना? 2। आगे है कि 1/3 कपड़ों पर खर्च करता है, तो 1/3 मतलब 1/3, तो 3 पर 1 इन्होंने कपड़ा पर खर्च किया, तो बचा कितना? 3 से 2। तो ये जो है आपके पास आया है। गुना करने से पहले देख लीजिए, अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो ये 3 को काट दिए, 5 × 5 25 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर इसका इनकम 25 है तो बचत कर रहा है 4 यूनिट। अगर ये 4 यूनिट बचत कर रहा है तो यही बैंक में जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये बैंक में कितना जमा कर रहा है? 14,400, तो ये 4 यूनिट 14,400 के बराबर होगा। हमें निकालना उसकी आय। आय कितना है? 25 यूनिट, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 3600 गुना। ठीक है, तो इसको भी आप 3600 गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9 का मल्टीपल होगा। ये आपका 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चाहे तो यहाँ पर गुना करके निकाल सकते हैं। करण और अर्जुन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। करण अर्जुन से 25,000 रुपया अधिक निवेश करता है।
करण 3 महीने के लिए निवेश करता है और अर्जुन 4 महीने के लिए। व्यवसाय के अंत में कुल लाभ 6,060 रुपया है और करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से 2,020 रुपया अधिक है। करण द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी करण का इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। देखिए ये जो लास्ट में कह रहा है कि कुल लाभ 6,060 रुपया है, उसमें करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से 2,020 है। तो आप देखिए ये 2020 का ये 6,060 सीधा सीधा 3 गुना दिख रहा है, तो आप इसको काट के रेशियो ले लीजिए। ये आएगा 1 और ये आएगा 3। ठीक है, यानी टोटल प्रॉफिट अगर 3 यूनिट है तो करण और अर्जुन के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पर करण और अर्जुन का आप आराम से निकाल सकते हैं। छोटा डेटा है, 3 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 में बांट दीजिए। तो करण का हिस्सा अर्जुन से 1 अधिक होना चाहिए, तो करण को 2 यूनिट दे दीजिए और अर्जुन का 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये रेशियो होगा प्रॉफिट का। क्लियर है? अब इसमें अगर देखें तो टाइम इसका दिया हुआ है, करण 3 महीने के लिए और अर्जुन 4 महीने के लिए निवेश करता है। तो आप जानते हैं प्रॉफिट के रेशियो को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो डिवाइड कर देंगे, पहले आपको इसे गुना करना, 4 दूना 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3। तो ये रेशियो है करण और अर्जुन का इन्वेस्टमेंट का। इसमें ये क्या कर रहा है कि करण अर्जुन से 15,000 अधिक निवेश करता है, जबकि यहाँ देखिए रेशियो में तो ये जो करण है वो अर्जुन से 5 यूनिट ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 15,000 के बराबर होगा। क्या निकालना है, करण का निवेश। करण का कितना, 8 यूनिट, तो इसका भी कितना गुना करेंगे, 3,000 गुना, तो 8 दिया 24,000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।